हाय फ्रेंड्स, आज मैं द गॉडफादर पार्ट 2 मूवी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये मूवी द गॉडफादर फिल्म का सीक्वल है, जिसको मैंने अपने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। मेरा रिकमेंडेशन है कि इससे पहले आप उस वीडियो को देखकर इस स्टोरी को बेहतर समझ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। फिल्म की कहानी पिछली बार से 3 साल आगे बढ़ गई होती है। माइकल अपनी पूरी फैमिली को लेकर नेवादा शिफ्ट हो चुका होता है ताकि वो अपने कसिनो बिजनेस को अच्छे से देख पाए। यहाँ पर माइकल की मुलाकात नेवादा के सेनेटर पैट गेरी से होती है, जो कि कसिनो के गेमिंग लाइसेंस के लिए माइकल से $2,50,000 की डिमांड करता है, जबकि लाइसेंस की रियल फीस $20,000 से भी कम है। सेनेटर माइकल से थोड़ा मिसबिहेव भी करता है और माइकल से उसका जवाब मांगता है। माइकल उससे कहता है कि $2,50,000 तो क्या, अब वो रियल फीस भी नहीं देगा और तू ही मुझे लाइसेंस दिलवाएगा। इसके बाद सेनेटर वहाँ से चला जाता है और माइकल की मुलाकात अपनी बहन कॉनी से होती है, जो उससे पैसे मांगने आई होती है। कॉनी के साथ उसका बॉयफ्रेंड भी होता है और वो उससे शादी करने की बात करती है, जिस पर माइकल एतराज़ जताता है, पर उसकी बातों का उसकी बहन पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। इसके बाद माइकल की मुलाकात फ्रैंक से होती है। फ्रैंक कॉर्लियोनी फैमिली के लिए कैपो होता है। कैपो वो लोग होते हैं जो डॉन के कहने पर काम किया करते हैं, फिर चाहे वो कोई भी काम हो। फ्रैंक उससे कहता है कि रोजाटो ब्रदर्स मेरी टेरिटरी पर कब्जा जमा रहे हैं और वो चाहता है कि रोजाटो ब्रदर्स अब मार दिए जाएं। फ्रैंक कहता है कि ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि मियामी में बैठा हाइमन रॉथ उन्हें सपोर्ट करता है। माइकल कहता है कि फिलहाल अभी तुम रोजाटो ब्रदर्स के साथ कुछ भी नहीं करोगे, क्योंकि हाइमन रॉथ के साथ मुझे एक बहुत बड़ी डील करनी है। इससे फ्रैंक नाराज़ हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रात में जब माइकल अपने रूम में सोने के लिए जाता है, तभी बाहर खिड़की की तरफ से काफ़ी गोलियां चलाई जाती हैं। माइकल नीचे झुककर जैसे तैसे उन गोलियों से बचता है और माइकल की वाइफ भी बेड से नीचे आकर अपने आप को बचा लेती है। इसके बाद माइकल काफ़ी गुस्से में होता है और वो बाहर आकर अपने आदमियों से गोलियां चलाने वालों को जिंदा पकड़ने के लिए कहता है। काफ़ी खोजने के बाद वो लोग मिल तो जाते हैं, पर उनको किसी ने पहले से ही जान से मार दिया होता है। इसके बाद माइकल टॉम हैगन से मिलता है और कहता है कि इस अटैक में ज़रूर हमारा कोई अपना मिला हुआ है। इसके बाद माइकल मियामी में जाकर हाइमन रॉथ से मिलता है। रॉथ कहता है कि उसने सुना है कि उस पर अटैक हुआ है, जो कि काफ़ी गलत हुआ। माइकल को रॉथ के कहने के अंदाज से लगता है कि यह हमला रॉथ ने ही करवाया है, पर माइकल उससे झूठ बोलता है और बताता है कि फ्रैंक ने रोजाटो ब्रदर्स के खिलाफ मुझसे शिकायत की थी और मैंने उसको मना कर दिया था, जिसके बाद उसने मुझ पर अटैक करवाया। इसके बाद माइकल जाकर फ्रैंक से मिलता है और उससे कहता है कि मुझे पता है कि मेरे ऊपर अटैक रॉथ नहीं करवाया है और मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसमें मेरा अपना कौन मिला हुआ था। वो फ्रैंक से कहता है कि जाकर रोजाटो ब्रदर्स के साथ समझौता करो। फ्रैंक मना करता है, पर माइकल कहता है कि अभी के लिए ये काफ़ी ज़रूरी है ताकि रॉथ को कहीं से भी ये नहीं लगे कि मैं उसके अगेंस्ट हूँ और वो मुझे अपना दोस्त ही समझे। इसके बाद फ्रैंक रोजाटो ब्रदर्स से मिलकर ये झगड़ा खत्म करने की कोशिश करता है, पर वो फ्रैंक के ऊपर अटैक कर देते हैं और जान से मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन इतने में ही वहाँ एक पुलिस वाला अंदर आ जाता है, जिससे फ्रैंक की जान बच जाती है। इसके बाद माइकल रॉथ और दूसरे बिजनेस पार्टनर्स के साथ क्यूबा की कैपिटल हवाना में बिजनेस डील के लिए मीटिंग करता है। इस टाइम पर वहाँ मौजूदा सरकार इनका इन्वेस्टमेंट चाहती है। इस मीटिंग के ही बाद ही माइकल को हवाना में चल रहे दंगे दिखते हैं, जो कि करंट गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकने के लिए चल रहे होते हैं। और इसको देखते हुए माइकल अपनी इन्वेस्टमेंट पर थोड़ा हिचकिचाता है, पर रॉथ उसे समझाता है कि ये इन्वेस्टमेंट काफ़ी सेफ है। दरअसल माइकल का इन्वेस्टमेंट रॉथ के ज़रिए ही हो रहा होता है और इसीलिए उसने फ्रैंक से रोजाटो ब्रदर्स से समझौता करने को कहा था। दूसरी तरफ नेवादा में सेनेटर गेरी एक ब्रॉदल में फंस गया होता है और बहुत ज़्यादा घबराया होता है, क्योंकि उसके साथ रात बिताने वाली लड़की जान से मार दी गई होती है। मौके को देखते हुए फ्रेडो वहाँ पहुँच जाता है, क्योंकि वो ब्रॉडल उसके अंडर में ही चल रहा होता है। गैरी कहता है कि उसे नींद में जाने से पहले का कुछ भी याद नहीं आ रहा है और किसी भी तरीके से इस मर्डर केस से उसे बचना है। फ्रीडो गैरी को यकीन दिलाता है कि उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ सब कुछ संभाल लेगा। दरअसल ये पूरी प्लानिंग माइकल की ही होती है गैरी को लाइन पर लाने के लिए। फ्रीडो की इस मदद के बदले सेनेटर प्रॉमिस करता है कि कॉर्लियोनी फैमिली के खिलाफ कभी नहीं जाएगा और उल्टा उनको पॉलिटिकल सपोर्ट भी देगा। इसके बाद माइकल फ्रीडो को $20 लाख लेकर हवाना बुलाता है, पर फ्रीडो को अभी भी ये नहीं मालूम होता है कि ये पैसे उससे क्यों मंगवाए गए। माइकल फ्रीडो को बताता है कि हवाना में वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। फ्रीडो पूछता है कि क्या यहाँ कोई उसकी जान पहचान का भी है। माइकल उससे पूछता है कि क्या वो जॉनी ओला और हाइमन रॉथ को जानता है। फ्रीडो कहता है कि नहीं, वो इन लोगों को नहीं जानता है। माइकल उससे कहता है कि हाइमन रॉथ ने ही मेरे ऊपर हमला करवाया था
और रॉथ को मैं जल्द ही मारने वाला हूँ, वो इस साल का न्यू ईयर नहीं देख पाएगा। इसके कुछ टाइम बाद न्यू ईयर पार्टी में माइकल के आदमी सबसे पहले जाकर जॉनी ओला को मारता है, जो कि हाइमन रॉथ का खास आदमी होता है। और इसके बाद वो बीमार रॉथ को मारने भी जाता है, पर उतनी ही देर में वहाँ आर्मी पर्सनल आकर उसको शूट कर देते हैं और रॉथ की जान बच जाती है। दूसरी तरफ पार्टी में फ्रीडो बातों बातों में किसी को बताता है कि इस वेन्यू पर पहले वो आ चुका है और ये जगह उसको जॉनी ओला ने दिखाई दी। माइकल फ्रीडो के पीछे ही खड़ा होता है और ये बात सुनकर समझ जाता है कि उस पर हुए अटैक में फ्रीडो भी रॉथ के साथ मिला हुआ था। माइकल फ्रीडो से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम भाई होकर भी मुझसे गद्दारी करोगे, और फ्रीडो वहाँ से माइकल से बचकर भागने लगता है। इसी पार्टी में हवाना के करंट प्रेसिडेंट दंगों के चलते अपने रेजिग्नेशन की अनाउंसमेंट कर देता है। वहाँ का माहौल और भी ज़्यादा खराब हो जाता है और दंगे पहले से बढ़ जाते हैं। माइकल निकलने से पहले फ्रीडो को भी अपने साथ वापस निवादा लेकर जाना चाहता है, पर फ्रीडो उससे डरा हुआ होता है और उसके साथ वापस नहीं आता है। घर आने पर टॉम हैगन माइकल को बताता है कि उसकी वाइफ के का मिसकैरेज हुआ है। माइकल को इस बात का काफ़ी दुख होता है। इसके कुछ टाइम बाद ही वॉशिंगटन डीसी में एक सेनेट कमेटी बनती है जो कि क्राइम के खिलाफ लोगों पर एक्शन ले रही होती है, और ये कमेटी कॉर्लियोनी फैमिली के क्राइम पर भी बात करती है, और इसमें सेनेटर गैरी भी कॉर्लियोनी फैमिली के अगेंस्ट ही बोलता है। कॉर्लियोनी फैमिली के क्राइम के खिलाफ दो लोग सामने आते हैं, जिसमें चिक्की और फ्रैंक होता है। चिक्की ये एक्सेप्ट करता है कि वो कॉर्लियोनी फैमिली के क्राइम में उनका साथ देता था, पर उसे कभी भी डायरेक्ट माइकल कॉर्लियोनी से ऑर्डर्स नहीं मिले थे। इसके बाद फ्रैंक कॉर्लियोनी फैमिली के क्राइम के खिलाफ बोलता है। फ्रैंक माइकल के खिलाफ ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि उसको लगता है कि रोजाटो ब्रदर्स का उस पर हमला माइकल के कहने पर ही किया गया था। इसके बाद अगली सुनवाई में माइकल को भी बुलाया जाता है और उस पर काफ़ी इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। माइकल कहता है कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नेवी में शामिल हुआ था और उसने अपनी कंट्री के लिए लड़ाई लड़ी थी और इसके लिए उसको मेडल भी दिया गया था। वो कहता है कि उसके माफिया होने का किसी के पास कोई सबूत नहीं है और ये सब झूठी बातें हैं। इसके बाद कमेटी माइकल को अगली हियरिंग पर बुलाती है और माइकल अपने घर आ जाता है। घर पर फ्रीडो आकर माइकल से मिलता है और उससे कहता है कि उसे नहीं पता था कि रॉथ उसे जान से मारना चाहता था। वो साथ ही माइकल से कहता है कि डैड के मरने के बाद से पूरा बिजनेस तुम्हारे कंट्रोल में है, जबकि मैं तुमसे बड़ा हूँ और इस पर मेरा हक बनता था। तुम मुझसे बस इधर उधर के छोटे मोटे काम करवाया करते हो, आखिर मेरा भी कोई वजूद है और मेरी भी कोई पोजीशन होनी चाहिए। फ्रीडो की ये बातें सुनकर माइकल के दिल में फ्रीडो के लिए प्यार खत्म हो जाता है और वो फ्रीडो को अपने घर और कारोबार दोनों से निकाल देता है। माइकल उससे कहता है कि आज के बाद ना तुम मेरे भाई हो और ना ही दोस्त, और इसके बाद फ्रीडो वहाँ से चला जाता है। फ्रीडो के जाने के बाद माइकल अपने आदमी से मिलता है और फ्रीडो को मारने का ऑर्डर देता है, पर वो कहता है कि जब तक मेरी माँ जिंदा है तब तक फ्रीडो को मत मारना। माइकल ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसके अपने कुछ उसूल होते हैं और वो धोखा देने वालों का फैसला अपने तरीके से करता है। वो अपनी माँ को जीते जी फ्रीडो का दुख नहीं देना चाहता है। इसके बाद हियरिंग का फाइनल डे आता है और फ्रैंक माइकल के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार होता है, पर आज माइकल के साथ फ्रैंक का बड़ा भाई आया होता है जिसको माइकल सिसिली से बुलवा लेता है। इसको देखकर फ्रैंक को लगता है कि अगर उसने माइकल के खिलाफ बोला तो वो उसके भाई को जान से मार देगा। फ्रैंक कमेटी के सामने अपने बयान से मुकर जाता है और कहता है कि उसने कॉर्लियोनी फैमिली के खिलाफ दबाव में आकर अपना स्टेटमेंट दिया था। वो कहता है कि उसको FBI और पुलिस ने माइकल के खिलाफ बोलने के लिए मजबूर किया था। इसके बाद ये केस यहीं खत्म हो जाता है, पर माइकल की मुश्किलें अभी भी खत्म नहीं हुई थी और एक दिन माइकल की वाइफ बच्चों के साथ घर छोड़कर जाना चाहती है। दरअसल माइकल ने उससे शादी से पहले वादा किया था कि वो बस अगले 5 सालों के अंदर ही अपने पूरे बिजनेस को लीगल कर देगा और ये 2 नंबर का काम पूरी तरह बंद कर देगा, पर माइकल पिछले 8 सालों में ऐसा नहीं कर पाया है। माइकल के को समझाने की बहुत कोशिश करता है और उससे कुछ टाइम और मांगता है, पर के जाने की जिद पर अड़ी होती है और वो बच्चों की कस्टडी भी रखना चाहती है। माइकल यहाँ बात को संभालने के लिए मिसकैरेज का इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेता है और के से माफ़ी मांगता है कि वो ऐसे टाइम पर उसके साथ नहीं था। के कहती है कि माइकल तुम अंधे हो और तुम बात को समझना ही नहीं चाहते हो। वो मिसकैरेज नहीं था, बल्कि मैंने खुद अबॉर्शन कराया था अपने 3.5 महीने का बच्चे का, और वो एक लड़का था जिसको मैं इस फैमिली की इस गंदी दुनिया में नहीं लाना चाहती थी। ये सुनकर माइकल को बहुत तेज़ गुस्सा आता है और के को एक ज़बरदस्त थप्पड़ लगाते हुए अपने घर से बाहर निकाल लेता है और अपने बच्चों को भी अपने पास ही रखता है। इसके कुछ टाइम बाद माइकल की माँ खत्म हो जाती है। फ्रीडो घर पर आता है और माइकल से मिलना चाहता है, पर माइकल के आदमी उसे बताते हैं कि वो तुम्हारे जाने के बाद ही यहाँ आएगा और तुमसे नहीं मिलना चाहता है। इसके बाद माइकल की बहन कॉनी जाकर उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो ऐसे टाइम पर फ्रीडो से आकर मिले। माइकल कॉनी की बात मानता है और आकर फ्रीडो से मिलता है। फ्रीडो और माइकल दोनों गले लगते हैं,
पर माइकल ने अभी भी फ्रीडो को माफ़ नहीं किया होता है और वो अपने आदमी को इशारा करता है कि फ्रीडो को मारने का टाइम आ गया है। इसके कुछ टाइम बाद हाइमन रॉथ, जो कि यूएस वापस नहीं आना चाहता था क्योंकि उसे मालूम था कि अगर वो ऐसा करेगा तो माइकल उसे जान से मार देगा। रॉथ एक यहूदी होने के नाते इजराइल भी गया था, पर वहाँ पर भी उसको जगह नहीं मिली और वापस अमेरिका भेज दिया गया। वो एयरपोर्ट पर आकर मीडिया वालों को अपना इंटरव्यू दे रहा होता है, पर माइकल ने यहाँ पहले से उसकी फील्डिंग सेट कर रखी होती है और माइकल का एक आदमी जो कि वहाँ प्रेस रिपोर्टर बनकर गया होता है, धोखे से रॉथ को जान से मार देता है। इसके बाद माइकल के कहने पर टॉम हैगन जाकर फ्रैंक से मिलता है। फ्रैंक उससे कहता है कि कभी कॉर्लियोनी फैमिली रोमन साम्राज्य की तरह थी और उसका कितना दबदबा था। टॉम कहता है कि रोमन साम्राज्य में जब भी कोई इंसान सम्राट के खिलाफ षड्यंत्र रचता था और पकड़ा जाता था तो उसे एक मौका दिया जाता था कि वो अपनी जान खुद ले ले और बदले में उसके परिवार की जान बख्शी जाती थी और उसकी सारी दौलत भी उसके परिवार को दे दी जाती थी। टॉम हैगन का इशारा काफ़ी साफ था कि वो फ्रैंक से क्या चाहता है और इसके अगले दिन ही फ्रैंक बाथरूम में अपनी कलाई काटकर अपनी जान दे देता है। इसके बाद फ्रीडो का नंबर आता है, जो कि माँ के मरने के बाद से माइकल के साथ ही रह रहा होता है। एक बार फिशिंग के लिए जाते वक्त माइकल का आदमी फ्रीडो को शूट कर देता है और उसकी बॉडी को वहीं झील में फेंक देता है। अब इसके काफ़ी टाइम बाद माइकल अपने घर पर अकेला होता है और अपनी पुरानी ज़िंदगी को याद कर रहा होता है कि जब उसने कॉलेज ड्रॉप करके नेवी ज्वाइन करी थी तब उसकी पूरी फैमिली में हर कोई उसे गलत कह रहा था, सिर्फ एक फ्रीडो ही था जो उस टाइम पर उसका सपोर्ट कर रहा था। माइकल को फ्रीडो की जान लेने का काफ़ी गिल्ट फील होता है। माइकल ने गॉडफादर के बिजनेस को तो बहुत अच्छे से संभाल लिया था, पर इसको संभालते संभालते वो बहुत अकेला हो चुका है और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।